Hello students, please subscribe the Right to Study channel, press the bell icon. हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो हम लोगों ने लेक्चर 3 में पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। नासा गुहा के बारे में पढ़ा, ग्रसनी के बारे में पढ़ा, लैरिक्स के बारे में पढ़ा और ट्रैकिया के बारे में पढ़ा और श्वसनी के बारे में पढ़ा और फेफड़े के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे 7 नंबर जो आता है डायफ्राम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डायफ्राम देखिए क्या कह रहा है। यह एक लचीला परंतु मजबूत रचना होती है। यह एक लचीला परंतु क्या होता है, मजबूत रचना होती है। या ये जो डायफ्राम है ये क्या होता है, एक लचीला परंतु क्या होता है, मजबूत रचना होती है जो वक्ष को उदर से अलग करती है। जो वक्ष को क्या करती है, उदर से अलग करती है। यह ऊपर अथवा नीचे की ओर फैलकर वक्ष गुहा के आयतन को हटाने या बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये वक्ष गुहा को क्या करते हैं, ऊपर या नीचे होकर फैले हुए आयतन को क्या करते हैं, घटाती और बढ़ाती रहती है, जिसके कारण फेफड़े पिचकते और फूलते रहते हैं। मान लीजिए कि हम श्वसन करते हैं, तो मान लीजिए कि हम श्वसन अंदर लेंगे तो क्या होता है, हमारी जो आयतन है बढ़ती है। तो किस कारण से, इसी कारण से ये क्या होती है, बढ़ती है। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो हमारी सांस जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, ये अंदर पे पिचकती है। तो इसी कारण से कह रहा है, यानी कहने का मतलब डायफ्राम के कारण ही हमारी जो श्वसन क्रिया होती है, ये जो फेफड़े जो पचकती और फूलती रहती है। ठीक है, और देखिए अब देखिए ये जो हमारी कूपिका होती है, ठीक है, ये कूपिका होती है। तो बताइए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है या कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई किसी भी चीज़ का नशा करता है, तो कैसे, यानी कैसे उसके अंदर कैंसर तक के अनेकों तरह की बीमारियां होती है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति श्वसन सिगरेट लेता है यानी धूम्रपान करता है, तो इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड इसके पूरे फेफड़े में भर जाती है। और ये कूपिका जो होती है रेड कलर से जो बनाएगा, ये टूट के आपस में जुड़ जाती है। तो ये जुड़ जाने के बाद हम जानते हैं कि ये अनेकों कोशिकाओं से बनी होती है, जो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होती रहती है। तो ये जब पूरे जगह को भर देता है, यानी ये पूरे जगह को भर देता है। भरने के कारण जब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है और CO2 की मात्रा कम होने लगती है। इसी कारण से व्यक्ति क्या होता है, मर जाता है या डेथ कर जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए कह रहे मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम, यानी मानव श्वसन तंत्र की क्रिया विधि। अब हम पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र की क्रिया विधि के बारे में। तो कह रहा है मानव श्वसन तंत्र की क्रिया विधि निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है। यानी मानव श्वसन तंत्र की जो क्रिया विधि होती है, जो श्वसन करते वो कार्य जो होता है वो निम्नलिखित चरणों में क्या होता है, संपन्न होता है। सबसे पहला है अंतःश्वसन या निःश्वसन कहते हैं, यानी अंतःश्वसन यानी सांस लेना या निःश्वसन कहते हैं। बाह्य श्वसन या उच्च श्वसन, यानी नाम ही से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि अंत मतलब अंदर की ओर सांस लेना, और बाह्य मतलब बाहर, यानी या उच्च मतलब बाहर की ओर सांस छोड़ना। ठीक है, उसके बाद कह रहा है गैसीय विनिमय। उसके बाद 3 नंबर पढ़ना है गैसीय विनिमय, और 4 नंबर गैसों का परिवहन। ठीक है, गैसों का परिवहन, ट्रांसफर ऑफ गैस। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतःश्वसन यानी सांस लेने की प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो कह रहा है वातावरण के वायु को फेफड़ों में प्रवेश कराना निःश्वसन कहलाता है। यानी वातावरण के, यानी जो वायुमंडल है उसके वायु यानी ऑक्सीजन को फेफड़ों में प्रवेश कराना क्या कहलाता है, निःश्वसन कहलाता है, यानी सांस लेने की प्रक्रिया कहलाती है, यानी निःश्वसन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है डायफ्राम नीचे की ओर संकुचित होता है। यानी कहने का मतलब जब हम सांस लेते हैं, तो हमारे सांस लेके देखिए, तो हमारा जो डायफ्राम है जो क्या होता है, पसलियों के नीचे रहता है, वो क्या होता है, नीचे की ओर संकुचित होता है। ठीक है, सीने की पसलियाँ फैलती है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, सीने की पसली क्या होती है, फैलती है, और डायफ्राम नीचे की ओर संकुचित होता है। ठीक है, और पेट की पेशियाँ सिकुड़ती है, और पेट की पेशी क्या होती है, सिकुड़ती है। मान लीजिए सांस लेके देखिए, जब सांस ले रहे हैं तो हमारी पेट की जो पेशी है वो सिकुड़ रही है, डायफ्राम भी संकुचित हो रहा है, और हमारी जो पसलियाँ हैं वो फैल रही है। ठीक है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जिससे वक्ष गुहा का क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। इससे बाहर के वायुमंडल दाब की अपेक्षा, इससे बाहर यानी हम लोग के शरीर के जो बाहर के वायुमंडल है वो अपेक्षा
वक्ष गुहा का वायु दाब कम हो जाता है, यानी उसके अपेक्षा वक्ष गुहा का वायु दाब क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे पूरा करने के लिए वायुमंडल की हवा नाक और ब्रांकस से होती हुई कुपिकाओं में प्रवेश कर जाती है। जिसके बाद क्या होता है, जब आयतन बढ़ जाता है, बढ़ने के बाद से हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन की कमी होने तो वायुमंडल से क्या होता है, नाक और ब्रांकस द्वारा कुपिकाओं में प्रवेश कर जाती है। हवा जो होती है नाक और ब्रांकस द्वारा क्या होती है, कुपिकाओं में प्रवेश कर जाती है और दोनों फेफड़े हवा से भर जाते हैं, और दोनों फेफड़े जो होते हैं किससे भर जाते हैं, हवा से भर जाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, कह रहा है बाह्य श्वसन। पहले हम लोगों ने पढ़ा अंतर श्वसन, अब पढ़ेंगे बाह्य श्वसन। यानी बाह्य मतलब क्या होता है, जो अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने की प्रक्रिया, यानी सांस छोड़ने की प्रक्रिया को बाह्य श्वसन कहते हैं। जैसे देखिए, फेफड़ों के अंदर की वायु का बाहर आना उच्च श्वसन कहलाता है। यानी फेफड़े के अंदर की वायु को बाहर आना क्या कहलाता है, उच्च श्वसन कहलाता है। जब डायफ्राम ऊपर की ओर संकुचित होती है, जब डायफ्राम जो होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं, माने कि सांस छोड़ के देखें, छोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारी पसलियाँ जो है बैठती है और ये डायफ्राम जो होता है ऊपर की तरफ संकुचित होता है, पसलियाँ दबती है और पेट की पेशियों का दबाव पड़ता है, और पसलियाँ दबती है और पेट की पेशियों का क्या होता है, दबाव पड़ता है, तब फेफड़े पिचकते हैं। तब फेफड़े क्या होते हैं, यानी जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़े जो होती है क्या होते हैं, पिचकते हैं। ठीक है, और उनमें भरी हुई गैस ब्रांकस, ट्रैकिया तथा नाक से होती हुई बाहर आ जाती है। उनसे भरी हुई गैस क्या होती है, ब्रांकस तथा ट्रैकिया और नाक के से होती हुई बाहर आ जाती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा ऊतकों में गैस विनिमय, यानी ऊतकों में गैस विनिमय 3 नंबर कह रहा था। कह रहा है फेफड़ों में स्थित कुपिकाओं में भरी हुई वायु, यानी फेफड़ों में स्थित जो कुपिकाएं होती है उसमें भरी हुई वायु और कुपिकाओं की आंतरिक भित्ति में स्थित पल्मोनरी धमनी की शिराओं के रक्त के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के लेन देन को विनिमय कहते हैं। यानी कहने का मतलब मान ली कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फेफड़ा हो गया। ठीक है, इसमें जो कुपिकाएं बनती है, कुपिकाएं, इनके बीच ये रक्त की पूरी कोशिकाएं की धमनी होती है, इनके बीच जो ये कुपिकाओं से रक्त जो होता है लेन देन की प्रक्रिया होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विनिमय कहते हैं। यानी उसी को हम विनिमय कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, कह रहा है विसरण क्रिया द्वारा कुपिकाओं में भरी वायु की ऑक्सीजन रक्त में चली जाती है। यानी विसरण क्रिया द्वारा कुपिकाओं में भरी वायु की ऑक्सीजन जो होती है रक्त में चली जाती है, और रक्त में उपस्थित CO2 कुपिकाओं में चली जाती है, और रक्त में CO2 उपस्थित क्या होती है, कुपिकाओं में चली जाती है। जब फेफड़ों पर दबाव पड़ता है तब कुपिकाओं में भरी हुई दूषित वायु बाहर निकल जाती है। जब फेफड़ों पर दबाव पड़ता है तो कुपिकाओं में भरी हुई दूषित हवा जो होती है बाहर निकल जाती है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, यानी छोड़ते हैं। उसके बाद कह रहा है वायुमंडल में लगभग 20% ऑक्सीजन पाया जाता है। वायुमंडल हमारे जो पूरे वायुमंडल है इसमें लगभग कितने, 20% यानी 20% ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसका आंशिक दबाव लगभग 152 मिलीमीटर होता है। यानी आंशिक दबाव वायुमंडल में इसकी दबाव कितनी होती है, तो 152 मिलीमीटर होती है। सांस लेने के बाद लगभग 500 मिलीलीटर शुद्ध हवा फेफड़ों में पहले से उपस्थित दूषित हवा में मिल जाता है। यानी सांस जब हम लेते हैं, यानी ऑक्सीजन जब लेते हैं तो पहले से यानी 500 मिलीलीटर, यानी बाहर से ऑक्सीजन हमारे नाक में कितने आते हैं, हमारे श्वसन क्रिया में कितने, तो 500 मिलीलीटर जाता है, लेकिन पहले से उसमें उपस्थित दूषित हवा उसमें मिल जाती है। ठीक है, जो हमारे शरीर में पहले से कार्बन डाइऑक्साइड दूषित हवा रहता है वो 500 मिलीलीटर शुद्ध हवा में मिल जाती है, जिससे इसमें O2 की मात्रा घटकर 15 से 16 और CO2 की मात्रा बढ़कर 4 से 5% हो जाती है। ठीक है,
अब क्या होता है, जब दूषित हवा में मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी और CO2 की मात्रा बढ़ेगी। तो यही घट के क्या होता है 15 से 16% होता है और यही बढ़ के क्या होता है 4 से 5% हो जाता है। ठीक है, कह रहा है इस प्रकार वायु प्रकोष्ठ में O2 की आंशिक दबाव 114 से 121.6 मिलीमीटर तथा CO2 का आंशिक दबाव 30.4 से 38 मिलीमीटर हो जाता है। इसी प्रकार आंशिक दबाव इसका क्या होता है, वायु प्रकोष्ठ में क्या होता है इसका 114 से लेकर 121.6 से लेकर, और CO2 की आंशिक दबाव 30.4 से 38 मिलीमीटर हो जाता है। उसके बाद कह रहा है कि फेफड़ों में आने वाले अशुद्ध रक्त में, यानी फेफड़ों में आने वाले अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन का 60 से 66 मिलीमीटर दबाव होता है। यानी फेफड़ों में आने वाले अशुद्ध रक्त से ऑक्सीजन का 60 से 66 मिलीमीटर का दबाव होता है और CO2 का 40 से 46 मिलीमीटर दबाव होता है। यानी CO2 का दबाव कितना होता है तो 40 से 46 मिलीमीटर का, और अशुद्ध रक्त में O2 का दबाव कितना होता है तो 60 से 66 मिलीमीटर का होता है। दबाव में इस अंतर के कारण O2 का रक्त की ओर और CO2 का रक्त से बाहर की ओर विसरण होता है। यही कारण है कि जब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर रक्त में मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो क्या कारण है कि इसमें यानी इनके दबाव में अंतर के कारण ऑक्सीजन रक्त में मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इनका दबाव, ऑक्सीजन का दबाव कितना है तो 60 से 66 मिलीमीटर और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है तो 40 से 46 मिलीमीटर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए वायु प्रकोष्ठ अशुद्ध रक्त, यानी हम लोगों ने पिछले में पढ़ा, अभी पढ़ा कि O2 जो होता है 15 से 16% होता है, जो यानी वायुमंडल से तो 500 मिलीलीटर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन वो अशुद्ध हवा में मिलकर कितना बन जाता है तो 15 से 16% ही बचता है। जो प्रेशर बनाता है 114 से 121.6 मिलीमीटर। ठीक है, जो प्रेशर बनाता है और रक्त में तो कितना होता है O2 60 से 66 मिलीलीटर। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है CO2 4 से 5% बढ़ जाता है और प्रेशर बनाता है 30.4 से 38 मिलीमीटर, और ये क्या होता है CO2 ये क्या होता है 40 से 46 मिलीलीटर का। यही दो अंतर है, यानी ये ऑक्सीजन का अंतर, ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। यही जो अंतर है, ये अंतर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 66 है, यहाँ पे 46 है। यही कारण है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये कारण है, ये बढ़ गया है ऑक्सीजन की क्या होती है जो प्रेशर है ये बढ़ गया है। बढ़ने के कारण ये कहाँ हमारे रक्त में चले जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेशर जो होती है घट के, यानी इससे कम है, तो इसी कारण ये क्या होती है श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए लोग ये चार्ट पेपर को।